नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। कल हमने हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की काव्य धारा के दूसरे चरण, जिसे जागरण सुधार काल कहा जाता है और द्वितीय युग भी कहा जाता है, के प्रमुख कवियों का अध्ययन किया था, जिनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सियाराम शरण गुप्त और श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय के कृतित्व और व्यक्तित्व का हमने अध्ययन किया। आज हम इस युग के एक प्रमुख कवि और प्रतिनिधि कवि भी कह सकते हैं, जो राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त इस युग के प्रतिनिधि कवि हैं। झांसी के चिरगांव में जन्मे गुप्त जी वैश्य परिवार के थे। उनके पिता भी कवि थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली में कविता रची। अपनी कविताओं से इन्हें असीम लोकप्रियता मिली। स्वतंत्र भारत में उन्हें राष्ट्रकवि की पहली पदवी से सम्मानित किया गया। ये राष्ट्रपति द्वारा नामित संसद के सदस्य भी रहे। उनमें राष्ट्रीयता की छाप पूरी तौर से दिखाई पड़ती है। उनकी प्रारंभिक काल की कविताएं पूर्णतया राष्ट्रीय हैं। उनमें विशेषकर भारत भारती की कविताओं में भारत की प्राचीन काल की गौरवान्वित अवस्था की वर्तमान अवस्था से तुलना करके भविष्य के लिए आशा का संदेश दिया गया है। गुप्त जी भक्त होते हुए भी बड़े समाज सुधारक थे। हिंदू नाम की पुस्तक में वे उपदेशक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उनका जयद्रथ वध बड़ा सुंदर खंड काव्य है। उसमें राजनीतिक सिद्धांतों का काव्य में वर्णन हुआ है। अनघ के मघ में एक दृढ़व्रती ग्राम सुधारक के दर्शन होते हैं, जो अपने प्रण के लिए सहर्ष आपत्तियों को सहन करता है। इस युग में दुखों का सहना ही सच्ची वीरता है। देश सुधारक का इससे पुनीत और कौन सा व्रत हो सकता है। गुप्त जी की झंकार आध्यात्मिक कविताओं का संग्रह है। झंकार की कविताएं रहस्यवाद की कविताएं कही जा सकती हैं। गुप्त जी के रहस्यवाद में भावना और अनुभूति की पर्याप्त मात्रा होते हुए भी अस्पष्टता कम है। उनके रहस्यवाद में हम वैष्णवों की भक्ति भावना का अधिक परिचय पाते हैं। अब हम देखते हैं उनकी एक प्रसिद्ध कृति महाकाव्य, जिसका नाम है साकेत। गुप्त जी की प्रतिभा का पूर्ण विकास हम साकेत और यशोधर्म में देखते हैं। साकेत में लक्ष्मण और उर्मिला को प्रधानता दी गई है, किंतु उनका जीवन राम के ही आश्रित है। इसलिए पुस्तक का नाम नायक नायिका के ऊपर न रखकर श्री राम की कर्तव्य भूमि साकेत के नाम पर रखा गया है। साकेत ही सारी कथा का केंद्र रहा है। राम के विवाह के पूर्व की घटनाएं उर्मिला के विरह गान में स्मृति के रूप में वर्णित है, और वनवास के पश्चात की घटनाएं कुछ तो हनुमान जी द्वारा कहलाई गई हैं और कुछ वशिष्ठ जी द्वारा योग बल से अयोध्या वासियों को दिखा दी गई हैं। चित्रकूट में संपूर्ण साकेत पहुंच गया था। साकेत को वर्णन का केंद्र बनाकर एक प्रकार से उर्मिला को प्रमुखता दी गई है, क्योंकि वह वहीं रहती थी। सभी पात्रों में उर्मिला के त्याग की प्रशंसा कर उसकी महत्ता बढ़ाई गई है। उर्मिला का चरित्र राम कथा में अनुस्यूत रहकर भी मुख्यता को प्राप्त हुआ है। साकेत में राम के वर्णन में लक्ष्मण के नायकत्व में अंतर नहीं आता, क्योंकि लक्ष्मण की कथा राम के बिना नहीं चल सकती और लक्ष्मण का गौरव राम के अनुचर होने में ही है। साकेत के आरंभ में लक्ष्मण और उर्मिला का जीवन बड़ा हास विलासपूर्ण दिखलाया गया है। इस संदर्भ में लक्ष्मण और उर्मिला की त्याग की मात्रा और भी बढ़ जाती है। भाई की निस्वार्थ सेवा के लिए इतने सुंदर सरस गृहस्थ जीवन का त्याग राजकाज से कुछ कम नहीं है। लक्ष्मण ने सेवा धर्म का पालन करने के लिए प्रेयसी के प्रेम और रास विलास की अवहेलना कर स्वेच्छा से वनवास का वर्ण किया है। कितना अपूर्व त्याग है। गुप्त जी ने साकेत में कैकेयी के चरित्र को रामचरितमानस की कैकेयी की अपेक्षा अधिक ऊंचा उठा दिया है। यद्यपि रामचरितमानस में भी कैकेयी के पछतावे का उल्लेख है, कुटिल रानी पछतानी अघाई, तथापि साकेत में उसका पश्चाताप भरत के पश्चाताप से बढ़ जाता है। युग युग तक चलती रहे यह कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। कौशल्या भी राम के प्रति कैकेयी के स्नेह का उल्लेख कर उसकी ग्लानि को दूर कर देती है। हाँ, यह मानना पड़ेगा कि गुप्त जी ने लक्ष्मण का चरित्र कुछ गिरा दिया है। उनके द्वारा कैकेयी के लिए अनार्या की जनी कहा जाना रघुकुल की शालीनता के विरुद्ध है। रामचंद्र जी का चरित्र कर्तव्यपरायण होते हुए भी शुष्क और नीरस नहीं है। चित्रकूट में गुप्त जी ने सीता को पारिवारिक जीवन के सहवास के सुख की झांकी अच्छी दिखाई है। गुप्त जी और गोस्वामी जी के मानस में राम के
मानस में एक अंतर है। तुलसी के राम मनुष्य के रूप में ब्रह्म हैं और गुप्त जी के राम ब्रह्म होते हुए भी मनुष्य हैं। वे संसार में देवताओं के हित के लिए इतने नहीं आए जितने संसार में मानवता के प्रसार के लिए आए हैं। मैं आया उनके हेतु जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। साकेत के राम आर्य संस्कृति के अग्रदूत हैं। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया। साकेत की सांस्कृतिक और उसके नायक का एक विशेष संस्कृति के प्रचारक के रूप में होना उसके महाकाव्यत्व को पुष्ट करता है। गुप्त जी ने साकेत लिखकर वैदिक युग में खड़ी बोली हिंदी की प्रबंध काव्य संबंधी अभाव को दूर किया है। प्रबंध सौष्ठव की दृष्टि से साकेत बहुत अच्छा है, किंतु उसका नवम सर्ग विरह वर्णन के बाहुल्य के कारण भाव प्रधान हो गया है। इसमें वर्तमान युग का प्रगति तत्व है। अष्टम सर्ग में आया हुआ सीता जी का निज शोध सदन में उटज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया वाला गीत जंगल में मंगल की भावना को दृढ़ करता है। दूसरी उनकी प्रमुख कृति है यशोधरा। गुप्त जी की दूसरी महत्वपूर्ण कृतियों में यशोधरा सबसे अग्रगण्य है। करुणावतार बुद्ध की पत्नी यशोधरा की मार्मिक विरह गाथा को कवि ने इस कृति में प्रतिपाद्य बनाया है। यशोधरा में पद्य के साथ साथ गद्य भी है। यह संस्कृत चंपू काव्य जैसा है और इसमें नाटकीयता भी है। शैली की दृष्टि से भी यह कृति विशिष्ट है। इसमें नारी के सच्चे त्याग का आदर्श दिखलाया गया है। नीचे दी गई पंक्तियों में नारी जीवन का महत्व कितना सुंदर बतलाया पड़ा है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इन दो पंक्तियों में यशोधरा की सारी जीवन गाथा का सार आ जाता है। यशोधरा में आंचल के दूध के रूप में राहुल के प्रति वात्सल्य है और आँखों के पानी के रूप में वियोगिनी की गर्वमयी वेदना है। यशोधरा को इस बात का दुख नहीं कि वे यानी सिद्धार्थ वन में चले गए, परंतु दुख इसका है कि वे उसको पथ बाधा समझकर उससे बिना कहे चले गए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पगबा धाही पाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों की पण में हमें भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब यह भारत की नारी का गौरव है। भाषा शैली गुप्त जी की भाषा बड़ी शुद्ध और परिमार्जित है। संस्कृत गर्भित होते हुए भी प्रसाद गुण से परिपूर्ण है। गुप्त जी ने कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। वह सर्वसाधारण गम्य होती हुई भी उर्दू की ओर अधिक नहीं झुकी है। गुप्त जी की भाषा ने मध्य मार्ग का अनुसरण किया है। आपने भी नए छंदों का निर्माण किया है। साकेत में कहीं कहीं तुक के मुँह में शब्दों को विकृत कर दिया है, जैसे प्रति का प्रति, कहीं कहीं भर्ती के साधारण कोटि के शब्द भी ले आए हैं। अलंकारों का प्रयोग आपने बहुत कौशल से किया है। प्राचीन ढंग में भ्रांति, भ्रांति तद्गुण, श्लेष आदि अलंकारों के साथ इसमें नवीन ढंग से प्रभाव्य, साम्य और मूर्त से अमूर्त की तुलना के अच्छे उदाहरण मिलते हैं। लक्षणा और व्यंजना के सहारे भी गुप्त जी ने अच्छा चमत्कार पैदा किया है। वन गमन के समय नाव में बैठे हुए राम के संबंध में वे लिखते हैं कि वहाँ नदी में ही बिना किसी बाधा के घर बन गया है। गांव गंगा की भांति लक्षणा के प्रयोग की आवश्यकता न रही। बैठी नाव निहार लक्षणा व्यंजना, गंगा में गृह वाक्य सहजवाचक बना। गुप्त जी बंगला साहित्य का पद्यानुवाद करने में भी विशेष रूप से सफल हुए हैं। उनके मेघनाद वध, विरहिणी ब्रजांगना और प्लासी का युद्ध, वृत्र संहार, वीरांगना इसके प्रमाण हैं। अन्य कृतियाँ गुप्त जी की साकेत और यशोधरा के पश्चात द्वापर और सिद्धराज नामक कृतियाँ निकली। द्वापर में कृष्ण चरित्र का वर्णन आया है। राम भक्त होते हुए भी गुप्त जी ने कृष्ण काव्य के प्रति उदासीनता नहीं दिखाई। कृष्ण काव्य की प्रवृत्ति के अनुकूल ही द्वापर मुक्त के रूप में लिखा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो बुद्धावतार की कथा लिखी और सिख गुरुओं का भी यशगान गुरु तेग बहादुर काव्य में किया। गुप्त जी की राष्ट्रीयता धार्मिक उदारता में परिणित हो जाती है। काबा और करबला नाम का एक काव्य इन्होंने इस्लाम धर्म संबंधी भी लिखा है। गुप्त जी कट्टर वैष्णव भक्त थे, किंतु उनमें सांप्रदायिकता नहीं आनी पाई। इतना अवश्य है, उनकी जिस प्रतिभा का परिचय साकेत में मिलता है वह द्वापर, कुणाल गीत, अनग, सिद्धराज में दिखाई नहीं देता।
द्वापर के प्रारंभ में मुझ पर चिढ़ने से रहा राम दूसरा रंग कहकर उन्होंने अपने राम के प्रति अपनी अनन्यता भी स्थिर कर दी है, किंतु उन्होंने तुलसी की भांति वेणु और धनुष बाण में भेद नहीं किया है। धनुष भाणिया वेणु लो श्याम रूप के संग, मुझ पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग। द्वापर के उपदेश का रूप प्रधानता प्राप्त कर गया है, इसी के कारण उसमें कुछ कृत्रिम प्रयत्न सा दिखलाई पड़ता है। द्वापर के संवाद के नाटकीय ढंग का अनुसरण किया गया है, उसमें कथा सूत्र संबंध नहीं है। अलग अलग चरित्रों की छोटी छोटी 7 प्रधान कथाओं की सृष्टि की गई है, किंतु सब में सुधार और विचार स्वातंत्र्य की एक भावना अनुस्यूत है। नहुष गुप्त जी की पीछे की रचनाओं में से हैं। इसमें मानव गौरव की एक झांकी है और पतन के पश्चात उत्थान का आशा में संदेश है। चलना मुझे है बस अंत तक चलना, गिरना ही मुख्य नहीं, मुख्य है संभलना। फिर भी उठूंगा, बढ़ के रहूँगा मैं, नर हूँ पुरुष हूँ, चढ़ के रहूँगा मैं। इसके अतिरिक्त जय भारत, पृथ्वीपुत्र, प्रदक्षिणा, विष्णुप्रिया आदि गुप्त जी की अन्य काव्य कृतियाँ हैं। गुप्त जी की युगीन चेतना और इसके विकसित होते हुए रूप के प्रति सजग थे, इसकी स्पष्ट झलक इनके काव्य में मिलती है। धन्यवाद।